कहानी एक पारंपरिक जापानी घर में शुरू होती है जो स्वच्छ पानी और हरी भरी हरियाली से घिरा हुआ है। घर के अंदर मिनातो नाम का एक युवा लड़का अपने दादा का अनुसरण करता है, जबकि उसके हाथ में एक बर्तन होता है। जब वे एक निश्चित कमरे में प्रवेश करते हैं तो लड़के के दादा उसे बर्तन को एक ऊंची अलमारी पर रखने में मदद करते हैं। फिर बूढ़े आदमी मिनातो को कुछ नाश्ता देते हैं जिसे वह अलमारी पर रखता है। जैसे ही छोटा लड़का पैकेट्स अलमारी पर रखता है, पास के एक कमरे में एक छोटी लड़की मुड़ती है, जैसे उसने उनकी खुशबू महसूस की हो। जल्द ही वह कमरे में दौड़ती हुई आती है, जिससे मिनातो का ध्यान आकर्षित होता है। जब वह विचलित होता है, लड़की चुपके से अलमारी से नाश्ता चुराकर उससे दूर भाग जाती है। मिनातो जल्दी से मुड़ता है और उसे चोरी करते हुए पकड़ लेता है, लेकिन छोटी लड़की उससे प्यारी मुस्कान देकर हवा में गायब हो जाती है। ये सोचकर कि वह भूत है, मिनातो डर जाता है, लेकिन उसका दादा उसे आश्वासन देता है कि वह लड़की असली है जिसे उसने देखा। मिनातो के दादा बताते हैं कि वह ऐसी चीजें देख सकता है जो अधिकांश लोग सामान्यतः नहीं देख पाते, इसलिए वह उस छोटी लड़की को देख सका, जो एक शांतिपूर्ण आत्मा है जो उनके घर में लंबे समय से रहती है। कई साल बाद जब मिनातो बड़ा हो जाता है, वह अपने दादा के घर से एक परित्यक्त घर में चला जाता है जो उसके दूर के रिश्तेदार का था। जैसे ही मिनातो अपने नए घर की ओर चलता है, एक युवक जिसका नाम हरामा है आश्चर्यचकित होता है कि कोई नया उनके पड़ोस में आ रहा है। इस बीच मिनातो अपने नए घर पर पहुंचता है जो उसके विशाल आकार से चकित है। घर की गहराई से एक अंधेरा आभा निकलती है जो उसे असहज महसूस कराती है। हालांकि मिनातो उस भावना को झटकता है और अपनी चाबी से गेट खोलने की कोशिश करता है। जैसे ही चाबी ताले से संपर्क करती है, रहस्यमय शक्ति प्रकट होती है और अंधेरे धुंध को दूर कर देती है। हैरान होकर मिनातो अपने हाथ में नोट और चाबी जांचता है और देखता है कि उसने जो नोट्स लिखे थे वे किसी तरह कागज से गायब हो गए हैं। फिर अचानक एक तेज हवा उठती है और नोट उसके हाथों से उड़ जाता है। हवा में उड़ते हुए नोट एक एकांत मंदिर की छत पर गिरता है। उससे पहले उसके सतह से बाकी लिखा हुआ पूरी तरह से फीका पड़ जाता है। मंदिर के अंदर गहरे एक जोड़ी भयानक आंखें दुनिया के लिए खुलती हैं। घर में वापस मिनातो अपने सारे सामान रखता है और सभी सफाई के कामों की सूची बनाता है। जब वह अपनी माँ से फोन पर बात करता है तो सोचता है कि इतने बड़े घर को कोई क्यों नहीं खरीदता, भले ही उसकी जगह और आकार अच्छा हो। उसकी माँ बताती है कि कई इच्छुक खरीदार घर देखने आए, लेकिन वहां पहुंचकर सभी बिना वजह चले गए। मिनातो सहमति में सिर हिलाता है, लेकिन इस भ्रमित करने वाली बात को भूल जाता है जब वह पूरे घर की सफाई पूरी करता है। फिर वह बगीचे की ओर चलता है, लेकिन फर्श पर कुछ फूल पड़े होते हैं। मिनातो भ्रमित हो जाता है क्योंकि उसे याद नहीं कि उसने कोई फूल लाया, लेकिन वह बगीचे की झाड़ियों से उसे देख रहे एक अजीब जीव को देखता है। कुछ देर बाद माली आता है और कुछ घंटों में पूरा बगीचा साफ कर लेता है। फिर वह मिनातो के बगीचे में कुछ नए पेड़ लगाने की जगह के बारे में चर्चा शुरू करता है। मिनातो सोचता है कि उसे कुछ नया नहीं लगाना चाहिए क्योंकि वह केवल अस्थायी रूप से किसी और के घर में रह रहा है, इसलिए माली सहमत हो जाता है। अचानक माली के कंधे के आसपास एक अंधेरा आभा इकट्ठा होती है जिससे उसे भयानक दर्द होता है। जब मिनातो उस आदमी की पीड़ा देखता है तो घर में एक हवा चलती है जिससे उसका एक नोट माली के कंधे पर उड़ जाता है। जैसे ही नोट आदमी से टकराता है, उसे दर्द महसूस करना बंद हो जाता है। आदमी अपनी अचानक ठीक होने का जश्न मनाता है। मिनातो महसूस करता है कि उसका नोट फिर से पूरी तरह से खाली हो गया है। फिर वह पास फर्श पर पड़े कई जड़ी बूटियों को देखता है और सोचता है कि कहीं माली ने उन्हें लाया तो नहीं। माली बताता है कि उसने कोई पौधे साथ नहीं लाए, जिससे मिनातो पूरी तरह से भ्रमित हो जाता है। अगले दिन मिनातो उठता है और ताज़ी हवा लेने के लिए बगीचे में जाता है, लेकिन फिर वह दरवाजे के बाहर उसे एक गुच्छा रसभरी दिखाई देता है। इस बार वह एक अजीब जीव को क्षेत्र छोड़ते हुए देखता है जो उसे उसके दादा के घर की उस छोटी लड़की की याद दिलाता है। मिनातो अंततः समझ जाता है कि एक विशेष जीव उसे ये उपहार ला रहा है, बिल्कुल उस लड़की की तरह। इसलिए वह बाजार जाकर कुछ भेंटें खरीदने का फैसला करता है। वापस आने पर वो कुछ मिठाइयाँ और पेय निकालता है ताकि उन्हें धन्यवाद के रूप में पेश कर सके। जब मिनातो सारे उपहार बाहर निकालता है, एक रहस्यमय लोमड़ी उसके बगीचे में आती है जो स्वादिष्ट खुशबुओं का पीछा कर रही होती है। फिर लोमड़ी अपना असली रूप दिखाती है और उसकी संपत्ति में घुसने के लिए माफी मांगती है। चौंक कर मिनातो सोचता है कि सफेद कुत्ता उससे क्यों बात कर रहा है। लोमड़ी बताती है कि वह कुत्ता ही है। उसका नाम यामागामी है और वह स्थानीय पहाड़ का देवता है। यामागामी आश्चर्य करता है कि मिनातो उसे देखकर इतना शांत क्यों है। मिनातो बताता है कि वह उसके लिए दया महसूस कर रहा है क्योंकि उसने उसके लिए इतने सारे उपहार लाए हैं। फिर वह यामागामी को मिठाइयाँ और पेय अर्पित करता है जिसे वह बिना हिचकिचाहट के खाता है। जब यामागामी मिठाइयों का आनंद ले रहा होता है तो मिनातो उसे थोड़ा शराब भी देता है। हालांकि यामागामी उससे सामान्य पानी मांगता है क्योंकि उसकी शक्तियां शराब सहन करने के लिए कमजोर हैं। मिनातो सहमत हो जाता है और उसे स्टोर से खरीदा पानी देता है जिसे यामागामी अपने प्राकृतिक झरने के पानी के समान पसंद करता है। फिर यामागामी मिनातो को धन्यवाद देता है
ये बताते हुए कि उसकी शक्तियों ने कुछ दुष्ट आत्माओं को हटा दिया था जो उसकी शक्ति को कम कर रही थी। मिनातो भ्रमित होता है क्योंकि उसे लड़ाई का कोई अनुभव नहीं है, लेकिन यामागामी समझाता है कि उसके नोट्स पर लिखा हुआ एक विशेष शक्ति है जो दुष्ट आत्माओं को दूर कर सकती है। अंत में मिनातो समझता है कि उसके लेखन के गायब होने का कारण क्या था। अचानक माली अपने उपकरण लेने के लिए घर वापस आता है, जिससे मिनातो को अजीब यामागामी के साथ शर्मिंदगी होती है। लेकिन यामागामी बताता है कि सामान्य लोग उसकी तरह आत्माओं को नहीं देख सकते। जैसा कि उम्मीद थी, माली बिना किसी अजीब चीज को देखे चला जाता है, इसलिए मिनातो लोमड़ी के लिए और पानी डालने लगता है। इस बार वह यामागामी को एक बोतल स्पार्कलिंग वाटर देता है, जिससे वह बड़ा आश्चर्यचकित होता है। फिर भी यामागामी मुंह में फिजी बुलबुलों का आनंद लेता रहता है। जब वह पीता रहता है, मिनातो सोचता है कि उसके शब्दों में दुष्ट आत्माओं को दूर करने की शक्ति क्यों है। यामागामी भी सही कारण नहीं जानता, इसलिए वह मिनातो से पूछता है कि क्या लोगों ने हमेशा उसकी सुलेख कला की तारीफ की है। मिनातो सहमति में सिर हिलाता है और बताता है कि उसका परिवार एक इन आवासीय होटल चलाता था। उस समय एक ग्राहक ने मिनातो की सुलेख कला को देखा जो इनके नामपट पर थी, और उससे कहा कि इसे कभी ना हटाओ। यहाँ तक कि उसने सुझाव दिया कि वह अपने घर के लिए भी ऐसा बनाए। इसके बाद ग्राहक ने युवा लड़के को उसके लिए एक समान लेखन बनाने के लिए भुगतान किया। तब से मिनातो नामपट्टे बनाना अपने शौक के रूप में शुरू कर चुका है। वह गर्व से अपने कुछ काम यामागामी को दिखाता है, जो उसे कहता है कि उन्हें घर के चार क्षेत्र के चारों ओर एक चौकोर बाधा बनाते हैं। मिनातो चकित होता है कि उसका लेखन इतनी शक्ति रख सकता है, लेकिन यामागामी बताता है कि यदि वह इसका प्रशिक्षण ले तो वह और भी मजबूत हो सकता है। कुछ दिन बाद यामागामी मिनातो के घर लौटता है और मिठाइयों का आनंद लेता है। उन्हें खाने के बाद वो अपनी पुनः प्राप्त शक्ति को मिनातो को दिखाता है। दुर्भाग्य से यामागामी की चमक इतनी अधिक होती है कि वह इसे सहन नहीं कर पाता, इसलिए वह इसे कम कर देता है। इस बीच एक परित्यक्त स्थल में दो दुष्ट आत्माएं हरामा की ओर बढ़ती हैं, जो तेजी से कुछ अजीब शब्दों का जाप करता है जैसे ही आत्माएं उसके पास पहुंचने वाली होती हैं। हरामा अपना जाप पूरा करता है, जिससे एक नीली बाधा बनती है जो उन्हें रोकती है। फिर से हमला करने के बजाय आत्माएं हरामा को छोड़कर भवन के बाहर भाग जाती हैं। भले ही दुष्ट आत्माओं से लड़ना खतरनाक हो, हरामा भाग जाता है क्योंकि आत्माएं पास के बाजार में किसी निर्दोष व्यक्ति पर हमला कर सकती हैं। जब वह आत्मा का पीछा करता है तो वह मिनातो को एक गली के कोने से घूमते हुए देखता है। हरामा के पास उसे चेतावनी देने का समय नहीं होता, इसलिए आत्मा सीधे मिनातो से टकराती है। उसकी हैरानी के लिए आत्मा पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। उसके बाद एक गोला जमीन पर गिरता है। कोई भी गेंद को नोटिस नहीं करता, और इसके बजाय मिनातो परेशान होता है कि उसकी खरीदारी सूची फिर से गायब हो गई है। मिनातो अपनी सूची के बारे में हरामा से शिकायत करता है, जो सोचता है कि क्या वह कूड़ेदान बैग खरीदना चाहता था। शुक्र है मिनातो वास्तव में कूड़ेदान बैग ही ढूंढ रहा था, इसलिए उसका बाजार जाना बच जाता है। वह हरामा का धन्यवाद करता है और कूड़ेदान बैग खरीदने के लिए दौड़ता है, जबकि अजीब गोला चुपचाप सड़कों पर गायब जाता है। इस बीच मिनातो के हवेली में यामागामी बंजर बगीचे का निरीक्षण करता है और अपनी शक्तियों का उपयोग करके उसे पुनर्स्थापित करता है। बाद में मिनातो बगीचे की जांच करने बाहर जाता है, जहां वो पानी की बहाली और पूरी हरियाली को ताज़ा पाता है। मिनातो यामागामी का धन्यवाद करता है, लेकिन फिर वह देखता है कि गरीब लोमड़ी इतनी शक्ति उपयोग करने के बाद सिकुड़ गई है। कुछ दिन बाद मिनातो घर लौटता है, उम्मीद करता है कि यामागामी उसके बगीचे में होगा। हालांकि वह चौंक जाता है क्योंकि यामागामी इससे भी छोटा रूप में प्रकट होता है। उसके साथ तीन अन्य जानवर भी होते हैं। छोटा यामागामी बताता है कि ये मार्टिन उसके तीन परिचारक हैं, जिनके नाम सेरी, उत्सुगी और तोरिका है। मिनातो कुछ मिठाइयाँ परिचारकों को देता है, जो उन्हें निगलने लगते हैं। उन्हें मिठाइयाँ खाते हुए देखते हैं। मिनातो छोटे जानवरों से कहता है कि वे जितना चाहे खा सकते हैं। कुछ समय बाद वे मिठाइयाँ खत्म कर देते हैं और यामागामी अपनी सामान्य आकार में वापस आ जाता है, जो उसने अभी अभी भोजन के बाद पाया है। फिर वो हरामा को हवेली के बाहर खड़ा देखता है, इसलिए वो मिनातो से दरवाज़ा खोलने को कहता है। बाहर हरामा कांप रहा होता है क्योंकि वो मिनातो के घर में एक अद्भुत उपस्थिति महसूस करता है। जब दरवाज़ा खुलता है, वो तुरंत मिनातो से पूछता है कि क्या वो अंदर आकर बातचीत कर सकता है। अंदर हरामा बताता है कि वो एक सरकारी एजेंसी से संबंधित पेशेवर भगोड़ा है। फिर वो मिनातो से पूछता है कि क्या उसने अपने अद्भुत शक्ति का उपयोग बाजार से दुष्ट आत्मा को भस्म करने के लिए किया। मिनातो उस घटना को याद करता है, इसलिए हरामा बताता है कि वह हाल ही में सामान्य से कहीं अधिक दुष्ट आत्माओं से निपट रहा है। अपने काम के लिए वो मिनातो से उसके शक्ति के साथ एक ताबीज बनाने को कहता है। मिनातो भ्रमित होता है, लेकिन यामागामी उसे कहता है कि उसके लिए एक और खरीदारी सूची लिख दे। मिनातो हरामा से पूछता है कि क्या वह सच में एक खरीदारी सूची चाहता है, जिससे वह पूरी तरह स्तब्ध हो जाता है। हरामा सोचता है कि क्या मिनातो की खरीदारी वस्तु में कुछ पागल अवैध वस्तुएं शामिल हैं,
लेकिन जब वो रोजमर्रा की चीजें जैसे चाय और टॉयलेट पेपर सूचीबद्ध करता है तो हरामा नाराज होकर अपनी चाय फेंक देता है। हरामा नोट करता है कि इसमें एक रहस्यमय शक्ति है। इस बीच मिनातो किसी कारणवश थका हुआ महसूस करता है, इसलिए यामागामी उसे याद दिलाता है कि उसने अभी अभी बहुत शक्ति का उपयोग किया है। अंत में हरामा चार बड़ी रकम निकालता है ताकि मिनातो की कीमती खरीदारी सूची का भुगतान कर सके। शुरू में मिनातो पैसे लेने से मना करता है, उसे याद दिलाते हुए कि उसने केवल कुछ सरल शब्द लिखे हैं। हालांकि हरामा उसे उससे कम भुगतान करने से इनकार कर देता है, इसलिए मिनातो अनिच्छा से उसका भुगतान स्वीकार करता है। फिर भी वो दार भुगतान के लिए धन्यवाद के रूप में उसे एक आखिरी उपहार देता है। मिनातो हरामा के हाथ पर एक पंचकोण चिन्ह बनाता है, समझाते हुए कि यह भगोड़े के काम से संबंधित है। तभी हरामा को एक जरूरी कॉल आता है किसी मामले को निपटाने के लिए, इसलिए वह जल्दी से घर से बाहर निकल जाता है। जब वह लक्ष्य स्थान पर पहुंचता है तो वह अपने सहकर्मियों को एक विशाल दुष्ट आत्मा से घिरा पाता है जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। हरामा सीधे आत्मा की ओर बढ़ता है, लेकिन आत्मा मुड़ जाती है और हरामा को निगलने वाली होती है। हालांकि उसकी हैरानी के लिए उसके हाथ पर बना पंचकोण पूरी तरह से आत्मा को नष्ट कर देता है, जिससे मिनातो की सच्ची शक्ति का पता चलता है। कुछ दिन बाद जैसे जैसे यामागामी के दौरे मिनातो के जीवन का सामान्य हिस्सा बन जाते हैं, वह उपहारों की लागत का हिसाब लगाता है। लागत की गणना करने के बाद मिनातो समझता है कि उसके जैसे बेरोजगार किशोर के लिए अन्य बेरोजगार आलसी लोगों को खिलाना मुश्किल है, जो इस बगीचे में बेधड़क विश्व स्तरीय व्यंजनों का आनंद ले रहे हैं। हालांकि मिनातो ने उन्हें कुछ सस्ता खिलाने की कोशिश की, यामागामी के घमंडी छोटे परिचारक स्पष्ट रूप से नाराज हो जाते, इसलिए उसे उन्हें प्रीमियम सामान देना पड़ा। फिर भी इसका मतलब था कि मिनातो जल्द ही अपने बिलों का भुगतान करने के लिए पैसे खत्म कर देगा। भविष्य को लेकर चिंतित रहते हुए यामागामी बगीचे में एक छोटी चट्टान को चुपचाप प्रकट होते देखता है। बाद में मिनातो डरावनी नौकरी की तलाश के लिए सड़कों पर जाता है। वह अंशकालिक नौकरी के लिए आवेदन करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर याद आता है कि यह मार्टिन के परिचारकों की भूख को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। फिर वह पास में एक लॉटरी देखता है, इसलिए वह अपनी किस्मत आजमाने का फैसला करता है। किसी तरह मिनातो 1 लाख येन का मुख्य पुरस्कार जीत जाता है, जो उसे कम से कम 3 दिनों का पैसा देता है। नौकरी लेने में देरी करने के लिए खुश होकर वह यामागामी के साथ जश्न मनाने के लिए कुछ पेय खरीदने का फैसला करता है। हालांकि जब मिनातो दुकान में प्रवेश करता है तो वह अनायास ही उनका 333वां ग्राहक बन जाता है। किसी कारण से दुकान के मालिक इस अजीब संख्या का जश्न मनाते हैं, इसलिए पुरस्कार के रूप में वे मिनातो को अपनी सबसे अच्छी पेयों का सेट देते हैं। मिनातो सोचता है कि क्या उसकी लगातार भाग्यशाली कड़ी केवल एक संयोग है, लेकिन जब वह लगभग हर एक जैकपॉट जीत जाता है तो वो सुनिश्चित हो जाता है कि उसके भाग्य में कुछ अजीब हुआ है। बाद में वह करोड़पति बनकर घर लौटता है और यामागामी से पूछता है कि क्या उसने अपनी शक्तियों का उपयोग लॉटरी को धोखा देने के लिए किया। यामागामी सिर हिलाकर मना करता है और मिनातो के तालाब में एक अजीब कछुए की ओर इशारा करता है जो दोषी है। वह बताता है कि यह पत्थर वाला कछुआ रेकी कहलाता है और ये 4 पवित्र जानवरों में से एक है जो सौभाग्य प्रदान करते हैं। जाहिर है मिनातो ने कभी रेकी की मदद की थी, इसलिए छोटा कछुआ उसका एहसान चुकाने का फैसला करता है। हालांकि मिनातो को याद नहीं कि उसने कोई संकटग्रस्त कछुआ संरक्षित किया हो। यामागामी बताता है कि उसने अप्रत्यक्ष रूप से रेकी को एक दुष्ट आत्मा से बचाया था जब उसने उसे बाजार के पास नष्ट किया था। इस व्याख्या के बावजूद मिनातो कछुए की शक्तियों के बारे में संदेह करता है। अचानक उसे अपनी माँ का फोन आता है जो बताती है कि उसने पहले जो 1 मिलियन येन की लॉटरी में भाग लिया था वो जीत गई है। अंत में मिनातो रेकी को अस्थि मानता है और उसकी मदद के लिए धन्यवाद देता है। यामागामी नोट करता है कि रेकी तालाब में रहना चाहता है, इसलिए मिनातो सोचता है कि क्या उसे रहने देना चाहिए या नहीं। यामागामी फिर उसे याद दिलाता है कि वो मालिक है, इसलिए निर्णय उसका है, क्योंकि छोटा कछुआ उसकी पूरी जिंदगी बिना काम किए गुजारने में मदद कर सकता है। मिनातो इसे अपने बगीचे में आसानी से स्वीकार कर लेता है। फिर वह रेकी को पहले की मदद के लिए कुछ पेय देता है। मुफ्त पेय सुनकर धीमा कछुआ तुरंत एक कटोरे के सामने आ जाता है ताकि वह अपनी इनाम प्राप्त कर सके। मिनातो मुस्कुराता है और रेकी से कहता है कि वह जितना चाहे पी सकता है, लेकिन फिर उसके सामने एक चमकदार गोला प्रकट होता है। जैसे ही गोला जमीन पर बैठता है उसकी चमक खो जाती है और उसके अंदर बीजों का गुच्छा दिखाई देता है। मिनातो सोचता है कि बीज कहाँ से आए, इसलिए यामागामी बताता है कि वे रेकी का उपहार है। फिर जब मिनातो बीज लगाने की तैयारी करता है तो यामागामी उसे चेतावनी देता है कि वे बहुत बड़े पौधे में विकसित होंगे। अपने बगीचे को नष्ट होने से बचाने के लिए मिनातो यामागामी से उचित जगह पूछता है, फिर बीज वहां लगाता है। जब वह बीज लगाता है तो मिनातो सोचता है कि वे वास्तव में किस पौधे में बदलेंगे, लेकिन यामागामी इसे रहस्य में रखता है। कुछ दिन बाद मिनातो बगीचे में यामागामी और उसके परिचारकों के लिए कुछ कुकीज लेकर बाहर चलता है। अचानक 2 छोटी आत्माएं छत से झांकती हैं, जिससे वह डर जाता है।
फिर यामागामी उन्हें फुजिन और रीजन के नाम से अभिवादन करता है। इसलिए मिनातो समझता है कि वे जापानी पौराणिक कथा की प्रसिद्ध हवा और बिजली की आत्माएं हैं। हालांकि दोनों आत्माओं का वर्णन कहानियों में भयानक था, वे असल में काफी प्यारे दिखते हैं। आत्माओं की असली पहचान जानकर मिनातो उन्हें कुछ कुकीज देता है, जिन्हें वे खुशी से लेते हैं। फिर दोनों यामागामी का मजाक उड़ाते हैं कि वह लगभग मर गया था, लेकिन बूढ़ा लोमड़ी गर्व से कहता है कि वह इतनी आसानी से नहीं मरेगा। इस बीच यामागामी के परिचारक गुस्सा होते हैं कि आत्माओं ने उनकी कुकीज चुरा ली। उनकी यात्रा के बारे में जिज्ञासु होने से पहले जुड़वा देवता बताते हैं कि वे सिर्फ मिनातो के प्रसिद्ध बगीचे के बारे में जिज्ञासु थे, इसलिए वे देखने आए थे। फिर वे फुजिन मिनातो को हवा की शक्ति उपहार में देता है। चकित होकर मिनातो सोचता है कि इस शक्ति का उपयोग कैसे करे, तो यामागामी उसे कहता है कि वह खुद को हवा का उपयोग करते हुए कल्पना करे। इन निर्देशों के साथ मिनातो अपने हाथ आगे बढ़ाता है और पूरी एकाग्रता से ध्यान केंद्रित करता है। जल्द ही एक हल्की हवा उसी दिशा में बहने लगती है। हालांकि मिनातो अपनी नई वैक्यूम क्लीनर की शक्ति का उपयोग करने में खुश है। यामागामी बताता है कि वह इसे और भी शक्तिशाली बनाने के लिए प्रशिक्षण दे सकता है। दूसरी जगह एक अंधेरे परिसर में हरामा और भी दुष्ट आत्माओं से लड़ता है। जैसे ही वह एक और नष्ट करता है, वह देखता है कि मिनातो का पंचकोण धीरे धीरे फीका पड़ रहा है। जब हरामा सोचता है कि उसकी अत्यधिक शक्तिशाली पंचकोण गायब होने वाली है, तो उसके दो साथी पास में घबराकर चिल्लाते हैं। वह मुड़ता है और एक आदमी को देखता है जिसका नाम अकिजो है, जो एक विशाल दुष्ट आत्मा से घिरा हुआ है। हालांकि अकिजो का साथी होरिकावा पास खड़ी होती है। वह खतरनाक आत्मा के खिलाफ कुछ नहीं कर पाने पर असहाय महसूस करती है। अकिजो उससे मदद करने के लिए चिल्लाता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि आत्मा हमला करता है। अचानक हरामा समय पर आता है और एक खरीदारी सूची के साथ आत्मा को नष्ट कर देता है। जब हरामा होरिकावा की जांच करता है तो अकिजो नाराज हो जाता है जब वह हरामा के हाथों में खरीदारी सूची देखता है। बाद में वह होरिकावा से पूछता है कि क्या वह जानती है कि हरामा की अधिक शक्तिशाली खरीदारी सूचियों का स्रोत क्या है। होरिकावा स्वीकार करती है कि उसे नहीं पता, इसलिए अकिजो उस पर गुस्सा हो जाता है। भ्रमित होकर वो सोचती है कि वो इतना गुस्सा क्यों है। फिर वो पूछती है कि वो हरामा से इतना नफरत क्यों करता है, जिससे वो और भी गुस्सा हो जाता है। फिर भी होरिकावा खुद को छुड़ाकर चली जाती है, इसलिए अकिजो अकेला अपने चोटिल अहंकार के साथ रह जाता है। कुछ दिन बाद मिनातो अपने बगीचे में चलता है। देख कि बाहर बारिश रुक गई है। यामागामी बताता है कि बगीचा प्रभावित नहीं हुआ है, क्योंकि सभी जादुई प्राणियों की ऊर्जा ने उसके चारों ओर एक बाधा बना रखी है। फिर मिनातो देखता है कि उसने जो बीज लगाए थे वे अब एक छोटे पौधे में बढ़ रहे हैं। यामागामी मिनातो को बताता है कि इस पौधे का नाम उसके नाम पर कुसुमकी रखा जाएगा, जो घर का पवित्र वृक्ष है। मिनातो सहमति में सिर हिलाता है और पौधे को पानी देता है। फिर यामागामी के लिए कुछ और मिठाइयां निकालता है। जब सफेद लोमड़ी खा रही होती है तो मिनातो अपने सामान से कुछ हाइकिंग गियर निकालता है। यामागामी पूछता है कि वह कहाँ जा रहा है, तो मिनातो बताता है कि वह अपने पहाड़ पर हाइकिंग करना चाहता है। आश्चर्यचकित होकर यामागामी उसे चेतावनी देता है कि उसका पहाड़ आसान जगह नहीं है, लेकिन मिनातो अपने हाइकिंग गियर के साथ आत्मविश्वासी होता है। अंत में यामागामी उसे अनुमति देता है कि वह उसके मंदिर से ऊपर न जाकर उसके पहाड़ पर चढ़ सके। अपनी तैयारियों को पूरा करके मिनातो यामागामी के 3 परिचारकों के साथ होजो पर्वत पर हाइकिंग के लिए जाता है। रास्ते में मिनातो कड़ी भूभाग के साथ संघर्ष करता है, लेकिन तीनों आत्माएं उसे प्रोत्साहित करती हैं। लंबी और कठिन चढ़ाई के बाद मिनातो अंततः एक खुली जगह पर पहुंचता है, जहां वह यामागामी का टूटा हुआ पुराना मंदिर देखता है। तीनों मार्टिन उसे आश्वस्त करते हैं कि उसे कुछ साफ करने की जरूरत नहीं है। हालांकि मिनातो अभी भी इसे मरम्मत करना चाहता है ताकि अपने दोस्त को सम्मान दे सके। उसकी ईमानदारी देखकर आत्माएं उसकी मदद करती हैं सामग्री लाने और टूटे मंदिर की मरम्मत में। कुछ समय बाद वे मंदिर की सफाई पूरी करते हैं और खाने के लिए बैठ जाते हैं। अचानक सभी को पास के जंगल से कुछ परेशान करने वाली गर्जन सुनाई देती है। बिना किसी स्पष्टीकरण के आत्माएं जांच के लिए उठती हैं, इसलिए मिनातो उनका पीछा करता है। जब वो उन्हें पकड़ता है तो वो देखता है कि पास एक झरने के आसपास काला धुंध जमा हुआ है। धुंध के बीच एक दुष्ट आत्मा प्रकट होती है और एक मार्टिन पे हमला करती है, जो मिनातो की बाहों में छिप जाता है। फिर उनमें से एक नोट करता है कि दुष्ट आत्मा ने एक और जीव को अवशोषित कर लिया है। फिर मिनातो से पूछता है कि क्या वह इसे देख सकता है। मिनातो बताए कि वह केवल अच्छी आत्माओं को देख सकता है, लेकिन ये विशेष दुष्ट आत्मा इतना शक्तिशाली है कि वह इसे धुंधले रूप में देख सकता है। क्योंकि फर्राटे डर कर दुष्ट आत्मा के पास नहीं जाते, मिनातो इसे अपने नोट के साथ सामना करने का फैसला करता है। जब वह नोट से आत्मा को भस्म करने की कोशिश करता है तो आत्मा उसके हमले से बच जाती है और पलटवार करती है। मिनातो समझता है कि वह अपनी जान जोखिम में डाले बिना आत्मा को हरा नहीं सकता,
लेकिन फिर उसे एक नया विचार आता है। वह अपने बैग से कई नोट निकालता है और उन्हें हवा में उछालता है और अपनी हवा के जादू से उन्हें मशीन गन की तरह आत्मा की ओर उड़ाता है। इस बार एक नोट दुष्ट आत्मा को लग जाता है जो तुरंत अस्तित्व से मिट जाती है। दुष्ट आत्मा के गायब होने के बाद उसके शरीर से एक अजीब गोला गिरता है और उसके अंदर एक अजीब जीव प्रकट होता है। जब मिनातो जांचता है कि जीव ठीक है या नहीं, तो वह तुरंत सतर्क हो जाता है और भाग जाता है। हालांकि मिनातो थोड़ा निराश होता है, वो खुश होता है कि जीव ठीक है। कुछ देर बाद वो घर लौटता है और यामागामी उसे मंदिर साफ करने के लिए धन्यवाद देता है। फिर मिनातो उससे उस जीव के बारे में पूछता है जिसे उसने देखा था, लेकिन यामागामी उसे फिर से रहस्य में रखता है। मिनातो उसे रहस्य रखने देता है, लेकिन फिर वो नोटिस करता है कि कुसुम की वृक्ष अब बढ़ना बंद कर चुका है। मार्टिन बताते हैं कि चूंकि यह वृक्ष पवित्र है, इसका विकास पैटर्न सामान्य पेड़ों से अलग होता है। जब वे वृक्ष के बारे में चर्चा करते हैं तो रेकी मिनातो को दरवाजे की चेतावनी देता है, इसलिए वो जांचने बाहर जाता है। बाहर वह एक छोटी नीली ड्रैगन को हवा में तैरते हुए पाता है। ड्रैगन मिनातो को सलाम करता है, तो वह भी सम्मान व्यक्त करता है। मिनातो फिर ड्रैगन को अंदर आने का निमंत्रण देता है और यामागामी से इसके बारे में पूछता है। यामागामी बताता है कि ड्रैगन का नाम ओरियो है और ये 4 भाग्यशाली जानवरों में से एक है। ओरियो कुसुम की वृक्ष को देखता है, फिर बाहर जाता है और एक अजीब शक्ति को बुलाता है। जल्द ही काले बादल बगीचे के ऊपर जमा होने लगते हैं, बावजूद इसके कि वहां जादुई बाधा है। हालांकि जब बादल बारिश करने लगते हैं तो वे कुसुम की वृक्ष को कुछ ही सेकंडों में विशाल आकार में बढ़ा देते हैं। जैसे ही वृक्ष बड़ा हो जाता है, ओरियो बारिश रोक देता है और मिनातो से तालाब में रहने की अनुमति मांगता है। मिनातो इसे रहने देता है, लेकिन केवल तब जब रेकी इसे स्वीकार करता है। चूंकि रेकी को कोई आपत्ति नहीं है, ओरियो उनके साथ रहने लगता है। यामागामी बताता है कि ओरियो मिनातो को बहुत पसंद करता है, क्योंकि हरामा ने अपने पंचकोण का उपयोग करके उसे एक दुष्ट आत्मा से मुक्त कराया था। यद्यपि तकनीकी रूप से यह हरामा का काम था, ओरियो ने उसकी जादुई शक्ति के स्रोत को नोटिस किया और मिनातो के घर आकर उसका धन्यवाद किया। अचानक हरामा स्वयं दरवाजे पर आता है, उम्मीद करता है कि उसे फिर से भूत भटकाने वाले लेखन की एक और खेप मिलेगी। मिनातो उसके लिए ताज़ा नुस्ख निकालता है और बदले में हरामा उसे स्वादिष्ट मिठाई देता है, धन्यवाद के रूप में। स्वादिष्ट भोजन देखकर यामागामी का मुंह पानी से भर जाता है, लेकिन मिनातो हरामा पर ध्यान केंद्रित करता रहता है। वो भगोड़े से पूछता है कि क्या पंचकोण अच्छा था, और हरामा उसकी असाधारण शक्ति की प्रशंसा करता है। फिर वह उससे अपने हाथ पर एक और प्रतीक बनाने को कहता है, लेकिन इस बार वो चाहता है कि आकार अलग हो। मिनातो सोचता है कि क्या हरामा को पंचकोण पसंद नहीं है, लेकिन वह समझाता है कि पंचकोण एक अन्य परिवार का पारिवारिक प्रतीक है। मिनातो सहमति में सिर हिलाता है और हरामा के हाथ पर नया आकार बनाता है, जिसे वह काम करते हुए देखता है। हरामा के एक विश्वसनीय सहकर्मी ने कहा कि मिनातो के नोट्स उपयोगी नहीं हैं, क्योंकि उन्हें फेंकना मुश्किल है। हरामा बताता है कि उसने इस समस्या को पहले ही हल कर लिया है, मिनातो को ठोस बिजनेस कार्ड बनाने के लिए कहा है। ये सुनकर सहकर्मी मजाक करता है कि हरामा सुपरहीरो बनने के लिए तैयार है, उसके फेंकने वाले कार्ड के साथ। फिर वह गंभीर हो जाता है और उसे चेतावनी देता है कि मिनातो की पहचान को गुप्त रखना चाहिए, क्योंकि कोई भी दुष्ट व्यक्ति उसकी आत्मा से बचाव करने वाली शक्तियों का दुरुपयोग कर सकता है। वो नोट करता है कि अकिजो पहले ही मिनातो के बारे में जान चुका है, लेकिन उम्मीद करता है कि वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इस बीच बाजार में मिनातो अकिजो से टकराता है, जो उसे घूरता है और दूर चला जाता है। मिनातो भ्रमित होकर चलता रहता है, लेकिन वह छोटा ताबीज नहीं देख पाता जो अकिजो ने चुपके से उसके पीठ पे छोड़ा था। कुछ दिन बाद जब मिनातो एक और दुनिया खत्म करने वाली खरीदारी सूची लिख रहा होता है, यामागामी अकिजो के दुष्ट ताबीज को उड़ते हुए देखता है। उसकी आंखें संकीर्ण हो जाती हैं। वह हरामा की चेतावनी को याद करता है कि एक सहकर्मी मिनातो की हरकतों पर नजर रख रहा है। यामागामी को गुस्सा आता है कि ऐसा कोई छोटा सा व्यक्ति उसके दोस्त को नुकसान पहुंचाना चाहता है, इसलिए वह ताबीज मिटा देता है ताकि मिनातो की रक्षा हो सके। कुछ समय बाद अकिजो खुद कई असफलताओं के बाद मिनातो के घर का पता लगाता है। जब वह होरिकावा के साथ घर पहुंचता है तो वो उससे पूछती है कि उसने मिनातो को देखकर क्या करने का प्लान बनाया है। अकिजो बताता है कि वह या तो उसके ताबीज थोक में खरीद लेगा या उसे खुद के लिए कस्टम निर्मित उपकरण बनाने के लिए मजबूर करेगा। फिर होरिकावा मिनातो के घर के चारों ओर सभी जादुई ऊर्जा से एक अजीब घंटी की आवाज महसूस करती है, लेकिन वह समझ नहीं पाती कि क्या है। अकिजो आगे बढ़ता है और बेल बजाता है, लेकिन जब दरवाजा नहीं खुलता तो वह निराशा से इसे ठोकर मारता है। अचानक एक अजीब शक्ति उसके शरीर से होकर गुजरती है और उसे फिसलने और गिरने का कारण बनती है। अकिजो उठता है और खुद को एक भयानक दुस्वप्न भूमि में पाता है, जो एक भयावह मंदिर के चारों ओर केंद्रित है। वह भ्रमित होकर होरिकावा को बुलाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। डर के मारे वह चारों ओर देखता है और जब उसे सिहरन महसूस होती है तो वो दुस्वप्न से भागने की कोशिश करता है। हालांकि एक पेड़ अपनी जड़ें उसके रास्ते में उगाता है, जिससे वह ठोकर खाकर गिर जाता है। मृत्यु के दर्द का अनुभव करने के बाद अकिजो चमत्कारिक रूप से मंदिर में वापस जाग जाता है। वह अपनी घड़ी देखता है और महसूस करता है कि एक सेकंड भी नहीं बीता है, जिससे वह और भी डर जाता है।
फिर अकिजो एक बड़ी पंक्ति ताबीजों को सुनते हुए देखता है जो ऊर्जा से गूंज रहे हैं। उनकी शक्ति दोस्ताना नहीं लगती। इस बीच मिनातो आराम से अपने घर में खरीदारी सूची पूरी करता है। पास में यामागामी एक स्थानीय पत्रिका पलटता है जिसमें वह पाता है कि उसका पसंदीदा बीन्स बन बनाने वाला चिकनी के बजाय मोटी बीन्स की पेस्ट का उपयोग करना शुरू कर दिया है। बन के बनावट में ये बदलाव यामागामी के लिए असहनीय है और मिनातो देखता है कि वह कितना गुस्सा है। वह समझता है कि बन बनाने वाला एक इचिगो है जो एक बेकर है जहां वह नियमित रूप से जाता है। यामागामी के गुस्से को कम करने के लिए मिनातो एचिगो से मिलने का फैसला करता है ताकि उसे चिकनी बन बनाने के लिए मना सके। रास्ते में यामागामी मिनातो के साथ यात्रा करता है, इसलिए वह चिंतित होता है कि आसपास के लोग उन्हें नोटिस कर सकते हैं। यामागामी मिनातो को आश्वस्त करता है कि अधिकांश लोग उसे नहीं देख सकते, लेकिन फिर भी आसपास के लोग उसकी सुखद खुशबू और उपस्थिति महसूस करते हैं। यामागामी के बन लेने से पहले वे कुछ सामान के लिए एक पालतू दुकान जाते हैं। यामागामी अपने लिए एक अच्छा कुत्ते का कटोरा चुनता है, लेकिन मिनातो अपने सबसे अच्छे दोस्त को एक आवारा पिल्ले की तरह खिलाने पर बुरा महसूस करता है। इसके बजाय वह यामागामी के लिए एक अधिक उपयुक्त पात्र खरीदता है, फिर एक नरम सोने का तकिया भी चुनता है। यामागामी जोर देता है कि उसे कोई बिस्तर की जरूरत नहीं है, लेकिन जब वो तकिए की नरमी महसूस करता है तो वो तुरंत उससे प्यार कर बैठता है। मिनातो नोट करता है कि कुत्ते का तकिया उसके लिए बहुत छोटा है, इसलिए वह एक बड़ा कस्टम ऑर्डर देता है। बाद में दोनों इचिगो की दुकान पर जाते हैं। एचिगो मिनातो को पड़ोसी के रूप में पहचानता है और पूछता है कि क्या वह यामागामी के पहाड़ पर गया है। मिनातो सहमत होता है, इसलिए एचिगो गुप्त रूप से पूछता है कि क्या उसने पहाड़ के पवित्र कुत्ते से मुलाकात की है। मिनातो के पीछे अपमानित यामागामी इंगित करता है कि वह भेड़िया है। मिनातो झूठ बोलने से बचने के लिए कहता है कि उसने हाल ही में कोई जादुई कुत्ते नहीं देखे। वो बेकर से पूछता है कि वो क्या कह रहा है, इसलिए एचिगो बताता है कि उसने पहाड़ के पवित्र कुत्ते से मुलाकात की है। अपने बचपन में वह बाहर खेलते हुए विशाल पहाड़ में खो गया था। जब छोटा एचिगो अपना रास्ता खोजने की कोशिश कर रहा था तो वह एक अजीब मंदिर पर पहुंचा। अचानक एक अजीब कुत्ता उसके सामने प्रकट हुआ और उसे डराकर भगा दिया। जहां भी छोटा लड़का भागता था, कुत्ता कहीं से अचानक प्रकट होकर उसे दूसरी दिशा में डराता था। केवल तब जब इचिगो खुद को पहाड़ के आधार पर पाया, उसने समझा कि कुत्ते ने उसे वापसी का रास्ता खोजने में मदद की थी। वर्तमान में इचिगो सोचता है कि उसने एक मार्गदर्शक राक्षस कुत्ता देखा था जो यामागामी को और भी अधिक गुस्सा दिलाता है। फिर भी बेकर बताता है कि उसने तब से यामागामी का सम्मान किया है और उसे पवित्र कुत्ता कहता है। मिनातो कहानी सुनकर चकित होता है और खुद को कुत्ते से मिलने की इच्छा जताता है। बाद में वो यामागामी के साथ दुकान छोड़ देता है, ये सोचते हुए कि इचिगो कैसे पूरी तरह स्वस्थ हुआ। यामागामी बताता है कि हालांकि वह किसी व्यक्ति की मृत्यु को टाल नहीं सकता, लेकिन वह कम से कम उनकी सेहत बनाए रखने में मदद कर सकता है अपनी ऊर्जा से। चूंकि इचिगो अपनी पसंदीदा बन बनाता है, वह चाहता है कि बूढ़ा आदमी जितना हो सके व्यवसाय में बना रहे। दोनों देखते हैं कि इचिगो का पोता घर लौटता है और दोनों एक परिपूर्ण परिवार जैसे दिखते हैं। बाद में मिनातो घर लौटता है और बगीचे की छत पर एक हवा की घंटी बांधता है। फिर वह स्नान करने चला जाता है, जबकि यामागामी अनिच्छा से नई मोटी बन को आजमाता है। खाने से पहले यामागामी याद करता है कि एक निश्चित अप्रिय आगंतुक उनके घर के बाहर था। जब अकिजो ने बार बार उसी भयानक दुस्वप्न का अनुभव किया तो वह सोचता है कि क्या वह हमेशा के लिए वह फंसा हुआ है। अंत में असीमित आतंक ने उसे अभिभूत कर दिया और वह जिसने उस क्षेत्र को नियंत्रित किया है उससे क्षमा मांगी कि उसने उन्हें क्यों नाराज किया। अपनी माफी के साथ यामागामी ने उसे दुस्वप्न से मुक्त कर दिया और अकिजो वास्तविक दुनिया में वापस आ गया। जब वह जागा तो उसने होरिकावा से पूछा कि वह कब से उसका इंतजार कर रही थी। होरिकावा भ्रमित थी क्योंकि उसे उस दौरान कोई समय बीतता महसूस नहीं हुआ था जब अकिजो दुस्वप्न में था। यह सुनकर अकिजो मिनातो के घर से डर जाता है और एक डरे हुए बच्चे की तरह भाग जाता है। पीछे छूटे हुए भ्रमित होरिकावा सोचती है कि क्या घर की घंटी का अकिजो के डर से कोई संबंध था। इस बीच यामागामी शांति से अपनी मोटी बन का आनंद लेता रहता है। जल्द ही मिनातो स्नान से बाहर आता है, सोचता है कि क्या कोई आगंतुक आया था। यामागामी बताता है कि नहीं, तो मिनातो विषय बदलता है और पूछता है कि क्या उसे नई बन पसंद आई। अपनी पहले की शिकायतों के बावजूद यामागामी वास्तव में नई बन को स्वाद चखने के बाद पसंद करता है। मिनातो खुश होता है कि उनकी इचिगो के बेकरी की यात्रा व्यर्थ नहीं गई और आराम करने बैठ जाता है। यामागामी नोट करता है कि इस बार उसने काफी लंबा स्नान किया, जबकि वह आमतौर पर जल्दी से नहाता है। मिनातो बताता है कि वह घर पे गर्म झरने में आरामदेह स्नान करने का आदी है, इसलिए वह उस भावना को फिर से अनुभव करना चाहता था। ये सुनकर यामागामी विचारशील हो जाता है और कार्रवाई करने का फैसला करता है। अगले ही दिन जब मिनातो बगीचे में बाहर आता है तो वह गंध महसूस करता है जो सल्फर जलने की है। आश्चर्यचकित होकर वह देखता है कि यामागामी ने उसके लिए बगीचे में एक पूर्ण गर्म झरना स्नान बनाया है ताकि वह आनंद ले सके। मिनातो उसके उपहार को आभारपूर्वक स्वीकार करता है और आराम करने के लिए स्नान में जाता है। वह तब देखता है कि कछुआ और ड्रैगन मौजूद नहीं है। यामागामी बताता है कि दोनों छोटे जानवर बगीचे के तालाब के नीचे आराम कर रहे होंगे। वह यह भी बताता है कि उसने कल रात उनकी मदद से गर्म झरना बनाया था।
मिनातो सहमति में सिर हिलाता है और दोनों को धन्यवाद देने का मानसिक नोट बनाता है। कुछ समय बाद वह गर्म स्नान से बाहर आता है और ठंडी फर्श पर आराम करता है। जब मिनातो असमर्थ होता है तो यामागामी शांति से चाय से भरा कुत्ते का कटोरा आनंद से पीता रहता है। फिर उसके परिचारकों में से एक अचानक सभी को चेतावनी देता है कि उन्हें एक नया आगंतुक मिला है। ओरियो फिर मिनातो के पास आता है, समझाते हुए कि आगंतुक कोई ऐसा है जिसे वह और रेकी जानते हैं। मिनातो बाहर कदम रखता है, लेकिन वह दरवाजे पर कुछ नहीं पाता। फिर वह एक शर्मीले जीव को घास के नीचे से झांकते हुए नोटिस करता है। जब जीव पकड़ा जाता है तो वह शर्म के मारे फिर नीचे छिप जाता है। फर्राटे में से एक समझाता है कि वह घर में प्रवेश की अनुमति मांग रहा है, इसलिए मिनातो उसे अंदर आने देता है। उनके नए दोस्त के प्रवेश के बाद वह खुद को किरिन के रूप में परिचय देता है। फिर कुछ शब्दों को बड़बड़ाते हुए घबराता है। मिनातो सोचता है कि वह क्या कह रहा है, इसलिए फर्राटे में से एक उसके लिए अनुवादक के रूप में काम करता है। वह समझाता है कि किरिन उसे दुष्ट आत्मा से बचाने के लिए बेहद आभारी है। मिनातो अपने कार्यों के बारे में ज्यादा नहीं सोचता, लेकिन किरिन अचानक अधिक साहसी हो जाता है और अंग्रेजी शब्दकोश से भी अधिक शब्दों के साथ उसका धन्यवाद करता है। 1 घंटे की बातचीत के बाद किरिन मिनातो को आधे संसार का राजा बनाने का प्रस्ताव देता है, उसके सहायता के लिए धन्यवाद के रूप में। बेशक मिनातो इतनी शक्ति नहीं चाहता, इसलिए किरिन सोचता है कि एक मानव इस प्रस्ताव का विरोध कैसे कर सकता है। किरिन के मन में मनुष्य लालची प्राणी है जो मात्र संसाधनों की लूट के लिए अन्य राष्ट्रों पर आक्रमण करते हैं, इसलिए उसे लगता है कि मिनातो को उसका उपहार पसंद आएगा। जबकि मिनातो समझाने की कोशिश करता है, फुजन और रीजन किरिन को बताते हैं कि उसके दिल में कोई ऐसी लालच नहीं है। बाद में किरिन आखिरकार मिनातो को अकेला छोड़ देता है, जो दोनों आत्माओं का धन्यवाद करता है। मिनातो फिर नोटिस करता है कि वे पहले से बड़े दिख रहे हैं। वे बताते हैं कि वे बस अपने मूल आकार में वापस लौट रहे हैं, क्योंकि मिनातो का बगीचा उनके लिए एक लाभकारी वातावरण है। उसकी मदद के लिए धन्यवाद। वे एक विशाल दुर्लभ मछली निकालते हैं और उसे दावत के लिए काटते हैं। फराटे सोचते हैं कि क्या मिनातो भी कुछ ऐसा कर सकता है, लेकिन वो अभी तक इतना मजबूत नहीं है। रेजन फिर उसे यामागामी पर अपने हल की शक्ति आजमाने को कहता है, ताकि वह देख सके कि वह मजबूत हुआ है या नहीं। जब मिनातो अपनी नरम फर वाले यामागामी के ऊपर हल्की हवा उड़ाता है तो गरीब भेड़िया अपनी झपकी से जाग जाता है। शुक्र है यामागामी उसके प्रयोगों से परेशान नहीं होता। रेजन नोट करता है कि मिनातो पूरी ताकत से कोशिश नहीं कर रहा था और समझता है कि वह यामागामी को चोट पहुंचाने से डर रहा था। हवा की आत्मा बताती है कि यदि मिनातो पहले एक सुरक्षित लक्ष्य पर अपनी शक्तियों की पूरी सीमा आजमाता है तो वह दूसरों के आसपास बेहतर नियंत्रण सीख सकता है। मिनातो उसके शब्दों के बारे में सोचते हुए उसे अपनी मां से एक संदेश मिलता है जो बताती है कि उनके घर का नामपट फिर से टूट गया है। यामागामी सोचता है कि कोई अलौकिक आत्मा नामपट के अजीब टूटने के पीछे हो सकती है, इसलिए मिनातो उस युवा आत्मा वाराशी को याद करता है जो उसके घर में रहती है। यामागामी बताता है कि मिनातो के नामपट्टों में आत्मा से रक्षा करने वाली शक्ति समाप्त हो गई होगी, इसलिए उसके घर की शांतिपूर्ण आत्मा उन्हें तोड़ती है ताकि नए नामपट बनाने की याद दिलाए। यह सुनकर मिनातो याद करता है कि बचपन में कितनी बार नामपट टूटे थे, इसलिए वह यामागामी की व्याख्या से सहमत होता है। अपनी माँ के लिए नया नामपट बनाने से पहले मिनातो सोचता है कि क्या वह उन्हें किसी तरह सुधार सकता है। यामागामी सोचता है कि वह अपनी आत्मा से रक्षा करने वाली शक्तियों को अपग्रेड कर सकता है ताकि अगली बार वो मजबूत और लंबे समय तक चलने वाले नामपट भेज सके। मिनातो सोचता है कि अपनी शक्ति कैसे बढ़ाए, इसलिए यामागामी उठकर प्रशिक्षण शुरू करता है। वह एक अजीब पोर्टल खोलता है जो आश्चर्यचकित मिनातो को पेड़ों से भरे जंगल में ले जाता है। यामागामी उसे अपनी हवा की जादू की पूरी शक्ति उपयोग करने को कहता है, लेकिन मिनातो खूबसूरत पेड़ों को नुकसान पहुंचाने के लिए बुरा महसूस करता है। यामागामी समझाता है कि पेड़ सभी नकली हैं, इसलिए वह उन्हें पूरी तरह नष्ट कर सकता है। उसके आश्वासन के साथ मिनातो अंततः अपनी पूरी ताकत का उपयोग करने के लिए तैयार हो जाता है। इस बीच घर के बाहर किरिन मिनातो के लिए एक ड्यूरियन उपहार के रूप में लाता है। वह बदबूदार फल जमीन पर छोड़ देता है, इसलिए रैकी और ओरियो उसे अपशिष्ट छोड़ने के लिए चिल्लाते हैं। किरिन अपमानित होता है कि उन्होंने उसके कीमती उपहार को ठुकरा दिया, लेकिन वो अनिच्छा से हवेली छोड़ देता है। जंगल में यामागामी देखता है कि मिनातो अपने हाथ आगे बढ़ाता है और ध्यान केंद्रित करता है। इस बार वो एक शक्तिशाली हवा छोड़ता है जो मजबूत पेड़ों को भी हिला देती है, लेकिन अचानक उसका शरीर कमजोर पड़ जाता है और वह सारी थकान के कारण गिर पड़ता है। बाद में वह घर में जागता है और यामागामी समझाता है कि उसका शरीर उसकी पूरी शक्ति सहन नहीं कर पाया। तब से मिनातो यामागामी के साथ प्रशिक्षण शुरू करता है ताकि अपनी हवा की जादू और सहन शक्ति को मजबूत कर सके। जब उसकी शक्ति बढ़ती है तो वह अपनी माँ के लिए अतिरिक्त आत्मा संरक्षण के साथ नया नामपट बनाता है। जब मिनातो उपहार घर भेजने की तैयारी करता है तो हरामा कहीं और एक नए खतरे का सामना करता है। एक घने घने जंगल में वह एक मंदिर से डर के मारे पीछे हटता है जो एक अंधेरे भारी मियाज़मा से घिरा हुआ है। वह एपिसोड 3 था। अगले भाग को मिस न करने के लिए सब्सक्राइब करें और स्क्रीन पर अगला वीडियो देखें।